हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आरसीसी डिज़ाइन के कुछ और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो लास्ट सेशन में मैंने आपको दिया था वो था द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट। तो 20 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेंथ होती है, और ये 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है। of concrete is 20 MPa. What is the number of cubes having 28 days compressive strength greater than 20 MPa out of 500 cubes made with this concrete? तो इस कंक्रीट से अगर आप क्यूब्स बनाते हैं, ठीक है, M20 कंक्रीट का आपने क्यूब बनाया, तो उसमें 500 क्यूब्स पर आपने जो है टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद में रिजल्ट्स आपको 28 डेज के 20 MPa से ज़्यादा मिले, तो कितने ऐसे क्यूब्स आपको मिनिमम मिलेंगे? ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में 95% चांसेस होते हैं कि जो स्ट्रेंथ आती है क्यूब की वो मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, यानी कि 20 MPa इस केस के अंदर होगा। तो 95% आप कैलकुलेट कर देंगे 500 का, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 95 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज 475। ठीक है। तो आगे चलते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर्स भी दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है। इन ए कॉन्क्रीट मिक्स द फाइननेस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज 7.4। ठीक है, किसी कॉन्क्रीट मिक्स में फाइननेस मॉड्यूलस कोर्स एग्रीगेट का 7.4 है, फाइनेस्ट मॉड्यूलस फाइन एग्रीगेट का 2.4 है। देन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ द कंबाइंड एग्रीगेट इज 6.2। देन द अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट इज, आपको ये बताना है कि किसी मिक्स को बनाने में कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को जो आपने मिक्स किया है ताकि आपको रिजल्टेंट फाइनेस्ट मॉड्यूलस 6.2 का मिल जाए, तो कितना आपको कोर्स एग्रीगेट यूज करना पड़ेगा और कितना आपको फाइन एग्रीगेट यूज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में फाइन एग्रीगेट का अमाउंट पूछा है, तो हमने यहाँ क्या किया कि जिसका पूछा है उसी को हमने x मान लिया, कि लेट से कि x जो है वो फाइन एग्रीगेट है टोटल में से, तो टोटल कितना है 100 है। परसेंटेज में यदि बात करें तो आप बोलेंगे कि ये 100 माइनस एक्स है। अब यहाँ पर आप हलवा फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, जिसको हम हलवा फॉर्मूला कहते हैं कंसेप्ट को। तो उसमें आपको क्या करना होगा, दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द फाइनेस्ट मॉड्यूलस प्लस दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय द फाइनेस्ट मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 100 जो होगा वो फाइनेस्ट मॉड्यूलस मिक्सिंग के बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट हम कई जगह पर लगाते हैं, जैसे आपको निकालना हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर आएगा, सेंट्रोइड कहाँ पर आएगा, या एनवायरनमेंट के अंदर बीओडी यदि आपको निकालना है, या फिर आपको सोइल के अंदर प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है, 2 सोइल या 3 सोइल को मिक्स किया जाए और रिजल्टेंट प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछा जाए, तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, है ना। तो जिन लोगों ने कंसेप्ट नहीं देखा है कि हलवा फॉर्मूला क्या होता है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें हमने एज्यूम किया, ठीक है, हलवा फॉर्मूला यूज किया, 6.2 के बराबर हमने इसको बनाया, ठीक है। तो आंसर यहाँ से निकल रहा है x इज इक्वल टू 24%। बेसिकली यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि कितना फाइन एग्रीगेट यूज किया जाएगा सच दैट कि हमें फाइनेस्ट मॉड्यूलस रिजल्टेंट का कितना मिल जाए, 6.2 मिल जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसी बीम ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। आरसीसी की बीम है, M20 ग्रेड कंक्रीट का दे रखा है, परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट के अंदर बेंडिंग कंप्रेशन में सिग्मा सीबीसी तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और परमिसिबल स्ट्रेस स्टील में सिग्मा एसटी 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है। फॉर द अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 50 किलो न्यूटन मीटर कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द कंक्रीट एंड स्टील। देखो, इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या है, पहले तो आपको ग्रेड बता रखी है, M20 और Fe415 है। तो सिग्मा सीबीसी को रीड कैसे करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस, सिग्मा का मतलब है परमिसिबल स्ट्रेस किसकी, कंक्रीट की, इन बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा सीबीसी कहलाता है। एज पर द आईएस कोड ये 0.33 एफसीके के बराबर होता है, ठीक है। रफली आप बोल सकते हो एफसीके डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो ये जो राउंड ऑफ के बाद में आपको यहाँ वैल्यू दे रखी है, ये आईएस कोड की टेबल में मेंशन है। तो हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज मेंशन ना करें, तो ग्रेड मेंशन कर देते हैं, तो उससे आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 20 डिवाइड बाय 3, ठीक है, यदि सॉल्व करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा 6.67, ठीक है। राउंड ऑफ करके आईएस कोड में लिखा हुआ है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिग्मा सीबीसी यानी कि द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन है। इसी तरीके से सिग्मा एसटी का जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है वो 0.55 एफवाई के बराबर है, ठीक है। तो 0.55 कर देंगे, एफवाई आपको 415 दे रखा है, लगभग 228 229 के आसपास ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको रिकॉल हो जाएगी वैल्यू कि सिग्मा एसटी जो है वो 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। आईएस कोड में इसकी भी कंप्लीट टेबल दे रखी है, वहां से हम लोग इस वैल्यू को निकाल करके लेके आते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो तो। दूसरी चीज ये
कि जो मेथड आपका यहाँ पर लगेगा वो आपका बेसिकली जो है WSM मेथड यहाँ पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है। तो WSM मेथड और LSM मेथड आपको क्वेश्चन में बोलता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको पता लगाना होता है कीवर्ड से। तो कीवर्ड WSM मेथड के मैंने आपको बता रखे हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन यूज करते हैं, इसके अलावा मॉड्यूलर रेशो ये WSM के अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये WSM का कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा परमिसिबल स्ट्रेसेस यदि आप बात करें तो वो WSM मेथड के अंदर आप परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करते हैं। WSM का एक ही की कंसेप्ट है कि मैक्सिमम स्ट्रेस किसी एलिमेंट पर निकालो आप, और उस एलिमेंट पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है अगर वो परमिसिबल स्ट्रेसेस से ज़्यादा नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट सेफ होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा इन द WSM थ्योरी, ठीक है। दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन में आपको समझनी है वो ये है कि बेंडिंग मोमेंट आपको 50 किलो न्यूटन मीटर दे रखा है। ये काफी छोटा बेंडिंग मोमेंट है क्योंकि साइज जो आपको दे रखी है वो काफी लार्ज है, ठीक है। तो 300 बाय 600 का आपको बीम दिया गया है और उसमें रेनफोर्समेंट आपको 4 बर्स दे रखी है 25 की, तो डेफिनेटली ये काफी लार्ज सेक्शन है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका काफी छोटा दिया हुआ है, तो चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पर फ्लेक्सर क्रैक ही ना आए। तो अगर फ्लेक्सर क्रैक नहीं आते हैं तो WSM के अंदर जो अप्रोच यूज की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। रेगुलर अप्रोच जो न्यूट्रल एक्सिस आप बोलते हो, ट्रायंगुलर डायग्राम बनता है आपका, ठीक है। लीनियर डायग्राम बनता है स्ट्रेसेस का, फिर उसके अंदर हम MOR निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकाला जाता है? आप MOR निकाल सकते हैं कि बेसिकली आपने कंक्रीट साइज से निकालना है तो सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू एक्स से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द लीवर आर्म दैट इज इक्वल टू D माइनस एक्स से डिवाइडेड बाय 3। तो वहां से आप नहीं करेंगे अगर आपका फ्लेक्सर क्रैक नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो फ्लेक्सर क्रैक के लिए हम जानते हैं FCR डिफाइन करते हैं जिसको मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल सेक्शन यदि आप लोगे तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यदि हम रफ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि स्टील को मत मानो, ठीक है। तो स्टील को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं देखेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि स्ट्रेसेस यहाँ पर कितनी आएगी गिवन मोमेंट के कारण। तो फॉर्मूला लग जाएगा M/I इज इक्वल टू F/Y, ठीक है। तो हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर पाएंगे बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन का यूज करके। मोमेंट आपको 50 किलो न्यूटन मीटर दिया था, ये हमने कन्वर्ट करवा लिया न्यूटन इंटू mm में, ठीक है। आई आप लगा सकते हैं BD³ डिवाइड बाय 12। रेनफोर्समेंट को अभी हमने नेग्लेक्ट किया है, इस वजह से आपकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी वही आपकी न्यूट्रल एक्सिस भी होगी, और न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। टोटल 600 था तो 600 का आधा, दिस विल बी 300, ठीक है। तो I डिवाइड बाय वाई किया, BD³ डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय वाई किया तो y मैक्स होता है, ठीक है। टेंशन साइड पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो कि 300 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो गिवन मोमेंट है उसके कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है वो 2.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यदि हम फ्लेक्सर वाली स्ट्रेस निकालें, ठीक है, यानी कि हम रप्चर स्ट्रेंथ निकालें कि रप्चर स्ट्रेंथ कितनी होगी, या फिर हम वो स्ट्रेंथ निकालें जो कि फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक जहां पर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक जहां पर आता है उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को FCR कहते हैं। तो FCR 0.7 अंडर रूट FC के एज पर द हाईएस्ट कोड, इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको ये 20 गिवन है तो 3.13 आ जाएगा, और साफ साफ पता लग रहा है कि 3.13 बेसिकली आपका कैसा है, बड़ा है 2.78 से। इसका मतलब मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेसेस आ रही है वो छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला फ्लेक्सर क्रैक वहां पर अपीयर नहीं होगा, तो ये जो सेक्शन होगा ये अनक्रैक्ड सेक्शन होगा फ्रॉम द टेंशन साइड ऑल्सो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको अप्रोच जो एक्चुअल यूज करनी पड़ेगी वो क्या होगी वो देखते हैं जरा, ठीक है। सबसे पहले एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट दे दो, 4 बार दे रखी थी आपको 25 की, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट इतना है। टोटल एरिया यदि आप इसको WSM थ्योरी में यदि आप इसको कन्वर्ट करवाते हैं कि टोटल जो है एरिया कितना बनेगा, तो इसमें कंक्रीट इक्विवेलेंट कंक्रीट में इसको बदलते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंक्रीट में बदलोगे तो टोटल एरिया कंक्रीट सेक्शन का प्लस M-1 मल्टीप्लाइड बाय ST हो जाएगा, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 600। जब आपने ये लिया था तो कंक्रीट वहां पर जहां पर स्टील अवेलेबल है वहां पर कंक्रीट नहीं था, इस वजह से माइनस आप कंक्रीट का एरिया भी यहाँ पर करते हो, ठीक है। तो 13-1 मॉड्यूलर रेशो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ST किया तो टोटल एरिया जो इक्विवेलेंट एरिया है कंक्रीट सेक्शन का वो इतनी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन भी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपका नॉन होमोजीनियस सेक्शन है, रेनफोर्समेंट भी वहां पर है। तो न्यूट्रल एक्सिस जो होगी वो बीच में नहीं होगी, क्योंकि होमोजीनियस सेक्शन के लिए तो न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइड पर लाई करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो इसका सेंट्रोइड होगा वो आपका बीचों बीच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेनफोर्समेंट जो कि डिफरेंट मटेरियल है वो भी गिवन है। तो आप क्या यूज करेंगे, वाई बार निकालते समय, ठीक है, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे समेशन AI/YI डिवाइड बाय समेशन ऑफ, ठीक है, AI जब आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन यहाँ पर मैंने निकाली हुई है फ्रॉम द टॉप।
तो टॉप से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में दो एरियाज, एक तो फुल कंक्रीट का रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है, तो फुल कंक्रीट का रेक्टेंगुलर एरिया टोटल बीडी हो जाएगा, उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ होगी, उसकी बीचों बीच होगी, ठीक है, तो वहां पर आपने d/2 लगाया, प्लस जो स्टील का एरिया है, ठीक है, उसकी जो लोकेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, ये टोटल एरिया स्टील माइनस कंक्रीट का एरिया किया मल्टीप्लाइड बाय डी हो जाएगा, ठीक है। टॉप से मेजर कर रहे हैं, इस वजह से आप बोलोगे कि यहाँ से जो रेनफोर्समेंट की लोकेशन है वो कहाँ पर है, वो डी पर है, स्मॉल डी पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर देंगे तो आपको वाई बार मिल जाएगा, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 600, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 600/2 प्लस, ठीक है, दिस इज m-1, m क्वेश्चन के अंदर 13 गिवन था, तो 13 - 1 किया तो 12 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय AST मल्टीप्लाइड बाय डी, स्मॉल डी, ठीक है, यहाँ पर 550 है, टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी किसकी, न्यूट्रल एक्सिस की। रेनफोर्समेंट जब गिवन होगा तो न्यूट्रल एक्सिस जब अनकरेक्टेड सेक्शन मिलता है तो इस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है, ध्यान रखें। आई, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी बेसिकली जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो तो यहाँ पर है, लेकिन जो आपका जो इस पूरा जो स्टील के साथ में जो सेंट्रोइडल एक्सिस आई है, ठीक है, वो यहाँ पर आई है, जो कि टॉप से 328.94 पर है। अगर आप रेनफोर्समेंट लोकेशन से निकालेंगे तो 550 में से 328.94 को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आ 221.06, ठीक है। आई निकालते समय दो एलिमेंट्स है यहाँ पर, एक तो आपका कंक्रीट का फुल एरिया, ठीक है, और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ये वाला एरिया जो कि न्यूट्रल एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, तो क्या करेंगे, BD³ डिवाइड बाय 12 किया तो सेंट्रोइडल एक्सिस पर आया, ठीक है। इसके बाद में सेंट्रोइडल एक्सिस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके आपने रेक्टेंगुलर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर किया, इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 328.94 माइनस 300 हो जाएगी, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस m-1 मल्टीप्लाइड बाय AST, ठीक है, जो स्टील वाला एरिया जहां पर बैठा हुआ था, ठीक है, तो उसका एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर किया तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको सोम में सिखाता हूँ, ठीक है, तो सोम के अंदर हम लोग ये और डिटेल के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है। क्रैकिंग मूवमेंट अगर आप निकालें तो क्रैकिंग मूवमेंट के लिए फिर से इक्वेशन m/i = f/y आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो MCR जब आप निकालोगे तो वो FCR हो जाएगा, क्रैकिंग स्ट्रेस, ठीक है, 0.7 अंडर रूट FCK से आ रही है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई जो आपने कैलकुलेट किया है अभी, ठीक है, YB होगा, क्रैकिंग किस तरफ होगी, बॉटम की तरफ होगी, ठीक है, तो बॉटम से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बॉटम से जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, जहाँ क्रैक्स स्टार्ट होते हैं वो ये लोकेशन होती है, इस जगह से क्रैक्स स्टार्ट होते हैं, तो बेसिकली ये वाले डिस्टेंस निकालोगे तो 600 में से आपको 328.94 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये YB आ गया तो 77.4 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, और क्वेश्चन में जो गिवन मूवमेंट था वो 50 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट था, तो बेसिकली जो क्रैकिंग करवाने वाला मूवमेंट है जहां फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक आएगा वो 77.4 किलो न्यूटन मीटर पर आएगा, और ये बड़ा है गिवन मूवमेंट से, इसका मतलब डेफिनेटली क्रैक वहां पर नहीं होगा, ठीक है। पहले जो हमने ट्रायल लिया था वो विदाउट रेनफोर्समेंट लिया था, तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन से हमने वापस शो कर दिया कि डेफिनेटली यहाँ पर जो है क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो स्ट्रेसेस निकालने के लिए फिर से हम ये बेंडिंग स्ट्रेस वाली क्वेश्चन यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें इस लेवल पर स्ट्रेस निकालनी है स्टील लेवल पर तो बेसिकली m/i = f/y आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो m क्वेश्चन के अंदर 50 किलो न्यूटन मीटर था, कन्वर्ट करवाया, i जो इस पूरे सेक्शन का i है अनकरेक्टेड सेक्शन का वो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंट सेक्शन है इसमें इस जगह का जो स्टील है उस पर स्ट्रेस कितनी है वो FST है, तो इक्विवेलेंट कंक्रीट में स्ट्रेस कितनी होगी वो FST डिवाइड बाय m होती है, ठीक है। कैसे होती है सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं क्लासेस में, स्मॉल डी माइनस ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है स्ट्रेस जो निकालनी है आपको इस लेवल पर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 550 माइनस 328.94 किया, FST आ गया 21.44, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस यदि आप कंक्रीट में निकालना चाहोगे तो कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस इस जगह पर आएगी, स्टील में स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, तो कंक्रीट में निकालते समय y आपको 328.94 लेना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी जो कैलकुलेशन है वो सेम चलेगी, m/i आपका सेम होगा, ठीक है, तो 2.45 न्यूटन पर mm² स्ट्रेसेस कंक्रीट में आ रही है वो की मैक्सिमम स्ट्रेस है। देखो कंक्रीट में तो मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप पर आएगी और स्टील में जो स्ट्रेस आएगी वो स्टील लोकेशन पर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ESE में भी आ चुका है और SSC मेंस के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन एज शोन इन द फिगर। इस क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यूज द एरिया ऑफ स्टील, 3 नंबर ऑफ बार यूज करनी है 16 की,
दूसरी बार आपको 3 नंबर और बार 25 की यूज करनी है। सिग्मा सीबीसी 8.5 गिवन है, तो सिग्मा सीबीसी अगर कभी नहीं दे तो 25 डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, एफसी के डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्मा सीबीसी आएगा आपका वो आ जाएगा, ठीक है, 8.33 आ जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके आईएएस कोड में लिखा हुआ है 8.5। अगर कभी आपको रिकॉल करना हो तो वैल्यूज रिकॉल कर सकते हैं। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एफई 415 का जो परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील का टेंशन में वो 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ऑल्सो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस्ड सेक्शन एंड द एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस तरीके से चल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर पहली चीज तो ये परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात हो रही है, तो हमें डब्ल्यूएसएम से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस नहीं दी जाती, ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ग्रेड दे करके छोड़ देता, क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं देता, तो हम एलएसएम मेथड बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। बाकी क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 नंबर ऑफ बार्स यूज हो रही 16 की, फिर अगली बार वो 25 mm की बार यूज कर रहा है, यहाँ रेनफोर्समेंट ज्यादा कर दिया उसने, यहाँ रेनफोर्समेंट कम है, तो चांसेस है कि ये आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन आएगा, चांसेस हैं कि ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन आएगा, और बैलेंस सेक्शन में आपसे अलग से पूछ ही लिया है। तो तीनों सेक्शन की यहाँ पर किस तरीके से एमओआर की कैलकुलेशन होती है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अप्रोच आप यूज करते हो उसमें आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होता है, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते समय कंक्रीट का ये वाला पार्ट तो कंप्रेशन में रहता है, नीचे कंक्रीट में टेंशन आती है, लेकिन एज पर द डिजाइनर उस टेंशन को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। टेंशन कौन लेता है? सिर्फ और सिर्फ स्टील लेता है। ठीक है, जब आप टेंशन साइड में इक्विवेलेंट एरिया निकालते हो तो एएसटी किस में बदल जाता है? एम टाइम्स ऑफ एएसटी में बदल जाता है। ठीक है, ये जो रेड पार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पर बेसिकली कंक्रीट कंप्रेशन में है, ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के समय जिस समय स्टील अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंचता है यानी कि सिग्मा एसटी पर पहुंचता है, उसी टाइम पर कंक्रीट भी अपनी परमिसिबल लिमिट पर यानी कि सिग्मा सीबीसी पर पहुंच जाता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप्थ आती है उसको डेप्थ ऑफ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो मॉड्यूलर रेशियो क्वेश्चन के अंदर जैसे गिवन नहीं है तो 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा सीबीसी करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है मॉड्यूलर रेशियो का, ये लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो फॉर्मूला कहलाता है। शॉर्ट टर्म में निकालना होता है तो ईएस डिवाइड बाय ईसी यूज करते हैं। तो 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी आपका 8.5 है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 11। ठीक है, राउंड ऑफ करके हम 11 ले लेंगे। 3 नंबर्स ऑफ पहले पार्ट में 3 नंबर्स ऑफ बार्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, 16 mm की बार है। ये आपकी जो डेप्थ होती है कहाँ से? टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट तक, इसको इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम कहते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी कि जो आपका जो टेंशन वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां से यदि आप सेंट्रोइड ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट की आप डिस्टेंस लेते हो तो इसको इफेक्टिव कवर कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ एज टू एज मेंशन किया जाता है, ये ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी कहलाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम क्लासेस में देख चुके हैं। एएसटी यदि निकालें तो 3 बार यूज हो रही थी 16 की। ठीक है, टोटल एरिया है 603.18 mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। सिमिलर ट्रायंगल से ये रिजल्ट बन जाता है, क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। सिग्मा सीबीसी ले लेंगे और सिग्मा एसटी डिवाइड बाय एम ले लेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यदि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल यूज करें तो आपके पास में एक्सी का फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, इस एक्सी के फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करें, एम क्वेश्चन के अंदर 11 है। ठीक है, सिग्मा सीबीसी ये डायरेक्टली मेंशन था 8.5 है, सिग्मा एसटी ये 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, डी जो है वो 550 है, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 158.96। अब ये जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपने निकाली है इसको कंपेयर किया जाएगा किसके साथ? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब आप निकालते हो डब्ल्यूएसएम मेथड के अंदर या एलएसएम मेथड के अंदर, फॉर्मूला या कंसेप्ट जो यूज होता है सेक्शन में नेट कंप्रेशन फोर्स नेट टेंशन फोर्स के बराबर होता है। फिर यहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट डिराइव किया करवाया हुआ है क्लासेस के अंदर कि ये मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया और मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया के बराबर हो जाएगा, किसमें? डब्ल्यूएसएम थ्योरी में। ठीक है, तो डब्ल्यूएसएम थ्योरी में मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया और मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया आप लगाओगे क्रिटिकल एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया बी इंटू एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए बाई 2। ठीक है, जो एरिया स्टील का है वो एम टाइम्स ऑफ ए एस टी मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस एक्स है। ठीक है, तो रिजल्ट जब आप यहाँ पर देखोगे एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो 119.50 आ रहा है, जो कि छोटा है किससे? जो आपने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला था। इसका मतलब जो सेक्शन बनने वाला है वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में भी जज कर लिया था कि 3 बार दे रखी 16 की, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सिग्मा एस टी अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इसका मतलब क्या है कि रेनफोर्समेंट अपनी परमिसिबल पर पहुंच चुका होगा।
ठीक है, तो आप जाएंगे रेनफोर्समेंट वाली साइड से। एम आर निकालते समय टी मल्टीप्लाइड बाय जेड आप यूज कर लेंगे, सिग्मा एस टी मल्टीप्लाइड बाय एस टी, ठीक है, दिस इज द टेंशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लीवर आर्म है डी माइनस एक्स ए बाई 3, ठीक है। इसको लीवर आर्म क्यों कहते हैं, बेसिकली यहाँ पर आपका जो कंप्रेशन फोर्स है वो इधर है, ठीक है, और यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये फोर्स कपल बना रहा है, ठीक है, जिसकी शेप कैसी है, जैसे जेड की तरह है, ठीक है। तो इसको सिंबल देते हैं जेड से, कि बेसिकली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लीवर आर्म कहलाता है, सिंबल यूज किया जाता है जेड, ठीक है। तो रिजल्ट आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग कैपेसिटी का वो 70.77 आ रहा है। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो जो है कंप्रेशन साइड से सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप कंप्रेशन साइड से सॉल्व करोगे तो बस यहाँ पर आप सिग्मा सीबीसी नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अभी आपका स्टील तो अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच गया, लेकिन कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर नहीं पहुंचा है, और स्टील पहुंच गया, इस वजह से आप बोलोगे फेलियर आ गया है, ठीक है। तो बी इंटू एक्स ए डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ सी, ठीक है, दिस इज द कंप्रेशन फोर्स, और डी माइनस एक्स ए बाई 3, तो एफ सी आपको निकालना पड़ेगा बाई सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल जब आप लगाने जाओगे तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पर जो डेप्थ आपको मिली है, ठीक है, ये वाली डेप्थ आपके पास में आपने कैलकुलेट की, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 119.5 आया था, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रेस है, ये वाली स्ट्रेस हम लिख पाएंगे सिग्मा एस टी डिवाइड बाई एम करके, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में यदि आप सिमिलर ट्राइंगल लगाओगे तो इक्वेशन आपकी ये सेट होगी, एफ सी आपका निकल जाएगा, ठीक है। और एफ सी की वैल्यू आ रही है 5.80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, वैल्यूज को सबको पुट करोगे, ठीक है, 5.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर आया, ठीक है। बी इंटू एक्स से पुट किया, डिवाइड बाई 2, डी माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई 3 किया, तो रिजल्ट वही सेम आ गया जो हमने डायरेक्टली टेंशन साइड से निकाल लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। 3 नंबर्स ऑफ 25 mm डायमीटर बार यूज करेंगे तो टोटल एरिया अब हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनेगा। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये आप सिमिलर ट्रायंगल से निकालते थे, उसको न तो रेनफोर्समेंट से लेना देना है कि कितना रेनफोर्समेंट डाला है, ठीक है, न उसको इस बात से लेना देना होता है कि आपने सिंगली रेनफोर्स बनाया है, डबली रेनफोर्स बनाया है, न उसको इस बात से लेना होता है कि जो सेक्शन होता है वो आपका टी सेक्शन होता है या फिर एल सेक्शन होता है, क्योंकि हम सिमिलर ट्रायंगल स्ट्रेस का यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो सभी कंडीशन में स्ट्रेस का जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते समय वो सेम बनेगा, इस वजह से एक्सी आपका इंडिपेंडेंट आता है। सेम रिजल्ट आ रहा है जो हमने 3 बार 16 के साथ देखा था, 158.96, ठीक है, ध्यान रखें। तो अगली बार हो सकता है आपको कैलकुलेट करवाने की भी जरूरत ना हो, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। हम लोग इस स्टेप को फिर छोड़ सकते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन के दौरान। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यदि निकालें तो फिर से जो डब्ल्यू का तरीका होता है, मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया, मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया लगाया, ठीक है, और यहाँ से इस इक्वेशन से आपने एक्स से कैलकुलेट किया, 174.41 mm आ रहा है, ठीक है। एक्स से बड़ा है एक्सी से, इस वजह से ये ओवर एनफोर्स सेक्शन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एक्स से बड़ा है एक्सी से, एक्सी आपका कुछ 158 mm के आसपास था, ठीक है, तो उससे बड़ा है, तो ओवर एनफोर्स सेक्शन यहाँ पर बन रहा है। अब ओवर एनफोर्स सेक्शन बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्टील ज्यादा दिया है, तो इसका मतलब कंक्रीट अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर अब आप कंक्रीट की तरफ से जाएंगे, तो बी इंटू एक्स से डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा सीबीसी, ये तो कंप्रेशन फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस एक्स बाई 3, ये लीवर आर्म हो गया, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, बी 400 है, एक्स से हमने 174.41 निकाला इस केस में, सिग्मा सीबीसी 8.5 है, डी माइनस एक्स बाई 3 किया, 145.83 आ गया। लेकिन ये जो है ओवर इन्फोर्स सेक्शन में जब ये फेल होगा, ठीक है, तो 145.83 किलो न्यूटन मूवमेंट ये कैरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन डिजाइनर कभी भी ओवर इन्फोर्स सेक्शन डिजाइन करते नहीं है, वो कैसा सेक्शन डिजाइन करते हैं, वो डक्टाइल सेक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल सेक्शन डिजाइन करते समय वहां पर आपको या तो बैलेंस सेक्शन लेना पड़ेगा या फिर अंडर इन्फोर्स सेक्शन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ओवर इन्फोर्स सेक्शन यदि आप इसके बराबर कैपेसिटी लेके चलोगे तो अगर फेलियर होता है तो वो ब्रिटल फेलियर होगा, सडन फेलियर होगा, अचानक से होगा, तो ऐसा फेलियर जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लिमिट कर देंगे बैलेंस्ड फेलियर की कैपेसिटी तक। तो बैलेंस फेलियर के अंदर यदि आप कैपेसिटी निकालते हैं तो बैलेंस फेलियर में कंक्रीट भी अपनी परमिसिबल लिमिट पर यानी कि सिग्मा सीबीसी पर पहुंच जाता है, और उसी टाइम पे स्टील भी अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाता है। फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग कैपेसिटी, तो सी लिखा मल्टीप्लाइड बाय जेड लिखा। अब जेड में आप एक्चुअल डेप्थ ना लेकर के आप क्रिटिकल डेप्थ लोगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस फेलियर में वैसे दोनों बराबर होता है, एक्स और एक्सी बराबर चल रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट की आपने, बी इंटू एक्स से एक्सी आपका हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा सीबीसी डी माइनस एक्सी डिवाइड बाय 3। तो बैलेंस्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी आ रही है वो
134.31 आ रही है। तो पिछले केस में वो सेक्शन ज़्यादा आपका मोमेंट कैरी कर सकता है, लेकिन उसको लिमिट कर दिया जाएगा 134.31 पर। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप एरिया ऑफ स्टील निकालना चाहते हो तो या तो आप C बराबर T कर दो, वहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर MOR निकाल दिया आपने। ठीक है, तो MOR जो निकाला था ये 134.31 किलो न्यूटन मीटर में था, न्यूटन mm में चेंज कर देंगे। सिग्मा ST 230 क्वेश्चन में दे रखा है। AST ठीक है आपको निकालना है, D माइनस XC/3 लगाएंगे तो यहाँ पर AST आ जाएगा 1174.83 mm²। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सारी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। ठीक है, कि अंडर इनफोर्स सेक्शन में हमने क्या देखा है, 3 बार्स यूज कर रहे थे 16 की। ठीक है, अंडर इनफोर्स सेक्शन में 3 बार्स आपने 16 की यूज की थी, टोटल एरिया 603.19 था। ओवर इनफोर्स सेक्शन जो आपको दिया गया था 3 बार्स 25 की थी। ठीक है, और उसके अंदर जो एरिया आपका था वो ज़्यादा था 1472.62। बेसिकली जब कम या ज़्यादा जब आप इस टॉपिक में डिस्कशन करते हैं तो वो बैलेंस से कंपेयर करते हैं कि बैलेंस्ड के कंपैरिजन में अगर रेनफोर्समेंट कम दिया है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है, बैलेंस्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा आपने रेनफोर्समेंट दिया है तो वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाता है। आप देख लो ज़रा, आपका आंसर बैलेंस्ड का डेफिनेटली अंडर और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के बीच में मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये मिल भी रहा है। दूसरी चीज, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यदि आप निकालें तो वो आपके पास में यहाँ पर बैलेंस्ड के कोरस्पॉन्डिंग 158.96 आया था, ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था। ठीक है, क्रिटिकल से कम मिलेगी आपको, दिस विल बी लेसर अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर, और ओवर में जाएंगे तो ये वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट देखा था वो भी आपका अंडर में कम था और ओवर के अंदर रेनफोर्समेंट ज्यादा था। जब आपने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखी तो वो भी बैलेंस्ड के कंपैरिजन में अंडर में कम है और ओवर रेनफोर्समेंट में ज्यादा है। अगर मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी देखेंगे तो इसकी बैलेंस की कोरस्पॉन्डिंग 134.31 है। अंडर में अगर देखें तो वो सेक्शन आपका कम मूवमेंट ले पाएगा, और ओवर इन्फोर्समेंट कर देंगे तो वो मूवमेंट ज़्यादा ले पाएगा, लेकिन इतना हम अलाउ करते नहीं है। हम यहाँ पर इसको लिमिट कर देंगे बैलेंस्ड कैपेसिटी यानी कि 134.31 किलो न्यूटन मीटर की कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन WSM थ्योरी में ये रहा कि अंडर इनफोर्स सेक्शन या ओवर इनफोर्स सेक्शन में सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेम पैटर्न पर चलेगी। ठीक है, अगर हम बैलेंस की कंपैरिजन में बात करें तो रेनफोर्समेंट अंडर में कम होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम आती है, और वहाँ पर मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी भी कम आती है। ओवर इनफोर्स सेक्शन के अंदर बैलेंस की कंपैरिजन में ज़्यादा जो है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आप दे रहे हैं, वहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी ज़्यादा आएगी और वहाँ पे मूवमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा आएगी, लेकिन वो ब्रिटल फेलियर करवाती है, इस वजह से हम उसको लिमिट कर देते हैं बैलेंस्ड के बराबर, लेकिन आती तो ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट। व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो इज टू बी यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द आरसी बीम यूजिंग द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 ग्रेड दे रखी है। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो M। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे सिग्मा CBC वाला कि 280 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC के बराबर है। सिग्मा CBC आपका रफली होता है, ठीक है, वो होता है FCK डिवाइडेड बाय 3। तो वहाँ से वैल्यू रिकॉल कर लेना कि M20 के लिए कितना होता है। ठीक है, फिर वहाँ से मॉड्यूलर रेशियो निकालने की आप कोशिश करना। ठीक है, यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम को, टी बीम को। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम IS कोर्स वगैरह देखेंगे। यू कैन ऑल्सो कमेंट एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस फ्रॉम RCC। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो आपको ES में या SSC के अंदर या AN के अंदर मेंस में नहीं समझ में आया तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।